हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे मलयालम सिनेमा की एक सुपर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। मतलब आप गैस नहीं कर पाओगे कि खून कौन कर रहा है। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि जो पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं, कुछ लोग उन्हें ही मार रहे हैं, एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस खूनी को पकड़ना तो दूर, उसके पास भी पहुंच नहीं पा रही है। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक बंदा गली से जा रहा होता है, तभी यहाँ लाइट चली जाती है। सामने देखने पे उसको कहीं से रेड लाइट आती दिखती है। ये लाइट उसी के सामने खड़ी एक वैन से आ रही थी। जब ये वैन के पास जाकर देखता है तो अचानक उसके सामने कोई वॉल्फ का मास्क पहने आ जाता है। ये आदमी डर जाता है, फिर पता नहीं क्यों वो पीछे मुड़ के देखता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगली सुबह दो लोगों को एक लाश मिलती है। ये लाश कल रात वाले बंदे की ही थी। हमें पता चलता है कि ये लाश डीवाईएसपी एब्राम की है, जो एक पुलिस वाला था। अब इस क्राइम सीन पे एसीपी अनिल आते हैं, साथ ही उनके फ्रेंड अनवर हुसैन को भी बुला लेते हैं, क्योंकि वो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। अनवर जब इस क्राइम सीन को देखता है, वो कहता है कि खूनी चाहता था कि पुलिस इस लाश तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसीलिए उसने इसे ऐसी जगह छोड़ा जहां लोग इसे आसानी से देख सके। जब इस बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है तो पता चलता है कि इसकी मौत सुबह 6 बजे हुई है और सीना चीर के दिल निकाला गया है। लेकिन दिल निकालने से पहले इसकी आंखें निकाली गई थी और आंखें निकालते टाइम ये जिंदा था। मतलब जिसने भी ये खून किया है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, एक साइको किलर है जिसके अंदर दया रहम नाम की कोई चीज नहीं। इस केस को लीड डेप्यूटी कमिश्नर कैथरीन करती हैं और जिस जगह ये किडनैपिंग हुई थी उस जगह से ही पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस देखती है कि यहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं है, साथ ही जहाँ से अब्राम को किडनैप किया गया उसके आसपास बहुत सारे घर होते हैं। अनवर सोचता है कि अगर उसे किडनैप किया गया तो वो चिल्लाया क्यों नहीं, और अगर वो चिल्लाता तो आसपास में इतने घर हैं कि किसी न किसी को सुनाई जरूर देता। इस पे एसीपी अनिल का कहना है कि ये भी पॉसिबल है कि उसको क्लोरोफॉर्म दिया गया हो, लेकिन अनवर कहता है कि अगर क्लोरोफॉर्म भी दिया गया होता तो उसका असर होने में 1 मिनट तो लगता ही, और तब तक तो वो चिल्ला ही सकता था। ये बात अनवर को कुछ अजीब लगती है। अब डिटेल पोस्टमार्टम के बाद इन्हें पता चलता है कि अब्राम के खून में नींद की दवा मिली है, लेकिन अब्राम की बीवी का कहना है कि अब्राम कभी नींद की दवाई नहीं लेता, तो इसका मतलब जरूर वो नींद की दवाई उसे किडनैपर ने दी होगी। पर नींद की गोली को भी काम करने में 1 घंटा लग जाता है और अब्राम 1 घंटे पहले ही उसके साथ कैसे चला गया, ये मिस्ट्री पुलिस वालों को सुलझानी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी स्मूथली कोई कैसे किडनैपिंग कर सकता है। अगली रात हम देखते हैं कि मनोज नाम का एक पुलिस ऑफिसर नाइट ड्यूटी कर रहा है। वो किसी से कॉल पे बात करते हुए पैदल चल रहा था। तभी वहाँ भी लाइट चली जाती है और उसके भी सामने खड़ी एक वैन से रेड लाइट आती है। मनोज जब वैन के पास जाता है तो उसके सामने भी कोई वॉल्फ का मास्क पहन के अचानक आ जाता है। मनोज भी डर जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है ये सीन भी यहीं कट हो जाता है। यानी ये मनोज को भी किडनैप करके ले गया, लेकिन इस बार पुलिस वालों को पहले ही पता चल जाता है और वो जल्दी से मनोज को खोजना शुरू करते हैं। शहर के हर सीसीटीवी को चेक किया जाता है, हर गाड़ी की तलाशी ली जाती है, लेकिन कहीं भी इन्हें मनोज का पता नहीं चलता। पर अगले दिन इन्हें मनोज की लाश डीसीपी ऑफिस की बाउंड्री के अंदर मिलती है और इसे सबसे पहले डीसीपी के ड्राइवर ने देखा था। अब मर्डर का पैटर्न तो पूरा सेम था, लेकिन इस बार एक चीज उस खूनी ने अलग की थी। इस बार इन्हें मनोज की बॉडी के साथ इंसाफ की मूर्ति मिलती है, जो कि अब्राम की लाश के पास नहीं मिली थी। दोस्तों, अगर आपने भी सीरियल किलर की मूवीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि उनका पैटर्न हमेशा सेम होता है। अगर वो एक लाश के पास कोई चीज छोड़ जाते हैं तो हर बार ऐसा ही करते हैं। अनवर को भी ये बात पता थी। वो सोच में पड़ जाता है कि ये मूर्ति इस बॉडी के सामने मिली तो अब्राम की बॉडी के पास कैसे नहीं मिली। अनवर पहले मर्डर के फोटोज को ध्यान से देखता है, तब उसे वहाँ भी ये मूर्ति दिखती है। ये मूर्ति पूरी तो नहीं होती पर इसका कुछ हिस्सा उसे दिख जाता है। अब इस मूर्ति को देखने पे इसे पता चलता है कि ये मूर्ति अदालत में रखे इंसाफ की मूर्ति से थोड़ी अलग है। पहले तो कि अदालत में जो मूर्ति होती है उसकी आंखों पे एक काले कलर की पट्टी बंधी होती है। आई एम श्योर आपने ऐसी मूर्ति किसी न किसी मूवी में जरूर देखी होगी, पर इस सीरियल किलर ने जो मूर्ति छोड़ी है उसकी आंखों पे कोई पट्टी नहीं थी। और दूसरा कि अदालत में जो मूर्ति होती है उसका चेहरा ग्रीक के लोगो जैसा होता है, लेकिन इस मूर्ति का चेहरा भारतीय महिला जैसा था। इससे पुलिस वालों को ये समझ आता है कि इस मूर्ति को जरूर किसी ने ऑर्डर देकर बनवाया है। पर मूर्ति को ध्यान से देखने पर इन्हें इस पे कोई भी शिल्पकार का नाम नहीं लिखा मिलता। लेकिन इस बार खूनी ने लाश डीसीपी के ऑफिस के बाहर फेंकी थी, तो ये उधर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये सीसीटीवी तो हैक किया गया है और फुटेज को किसी ने बदल दिया है।
अब अनवर की जान पहचान में एक हैकर होता है। अनवर उसे लाता है और उसे इनका डेटा प्रोटेक्ट करने का काम सौंप देता है। ये हैकर बताता है कि अगर उसने डीसीपी के सीसीटीवी को हैक कर उसकी फुटेज को बदला है फिर तो जरूर वो बहुत ही शातिर इंसान होगा। अब ये दोनों खून बिल्कुल आइडेंटिकल थे, यानी कि मनोज की भी पहले आंखें निकाली गई, फिर उसका दिल, और उसके खून में भी नींद की गोली के सबूत मिले हैं। अब एसीपी अनिल और अनवर उस एरिया में जितने भी ऐसी शॉप थी जहां इस टाइप की मूर्तियां बेची जाती थी वहां जाकर पूछताछ करते हैं। साथ ही आसपास के हर शिल्पकार से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें ऐसी मूर्ति या मूर्ति बनाने वाला नहीं मिलता। फिर किसी थाने में एक लड़की आती है। वो थाने में बैठे एक कांस्टेबल से कहती है कि मुझे इस थाने के इंचार्ज से इंसाफ की मूर्ति के बारे में बात करनी है। ये कांस्टेबल जब इंचार्ज को लेकर बाहर आता है तब तक ये लड़की बाहर से जा चुकी थी। अब डीसीपी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती हैं। वो कहती हैं कि हर सुनसान गली में हमें पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। हम दो दो की टीम बनाएंगे और ये ऐसा ही करते हैं। डीसीपी और उनका ड्राइवर पोल्सन एक साथ पेट्रोलिंग करते हैं। डीसीपी आगे चलती है और पोल्सन स्कूटी पे उनके पीछे। अब डीसीपी जब आगे चली जाती हैं तो उसके पीछे एक वैन आती है। उस वैन में कुछ लड़के होते हैं जो अकेली लड़की को देख उसे छेड़ने लगते हैं। डीसीपी अपनी गन निकाल के उन्हें डराती हैं, जिससे ये यहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही डीसीपी पीछे मुड़ के देखती हैं, उसका ड्राइवर पोल्सन गायब हो गया था। सिर्फ उसकी स्कूटी वहाँ पड़ी थी और उसका मोबाइल भी, यानी कोई पोल्सन को किडनैप करके ले गया। अब हम पोल्सन के कैमरे में रिकॉर्ड की हुई फुटेज को देखते हैं। उसमें हमें सुनाई देता है कि कोई उससे कह रहा है कि हेलो पोल्सन, मोबाइल यहाँ पे छोड़ दो, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसके साथ चला जाता है। इस चीज से ये केस और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इनको समझ नहीं आता कि इतनी आसानी से कोई कैसे किडनैपिंग कर सकता है, और वो भी उस इंसान की जो उस किडनैपर को ही ढूंढ रहा है। डीसीपी कहती है कि उससे थोड़ी ही डिस्टेंस पे मैं खड़ी थी, अगर वो थोड़ा सा भी शोर करता तो मुझे सुनाई जरूर देता। अगली सुबह अनवर के घर एक पार्सल आता है। जब अनवर की वाइफ उस पार्सल को खोलती हैं तो उसके अंदर से निकलती है पोल्सन की लाश। पिछले 2 मर्डर की तरह पोल्सन को भी उसी तरह मारा गया था, लेकिन इस बार पुलिस वालों को इस पे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। जांच करने पे पता चलता है कि ये फिंगरप्रिंट कोकेन समीर का है। समीर कोकेन को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था। पुलिस को लगता है यही खूनी है। पुलिस इसकी लोकेशन ट्रेस कर इसके पास पहुंचती है तो इन्हें पता चलता है कि ये तो अपने बेड पे कई दिनों से मरा पड़ा है। मतलब ये उस खूनी की एक चाल थी ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। अब एक दिन अनवर उस हैकर बंदे से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम कभी उस खूनी को पकड़ पाएंगे। इस पे ये बंदा कहता है कि मैं एक ऐसा डेटाबेस बना रहा हूँ जिस पे जिस दिन भी मर्डर हुआ और अगर हर जगह पे एक कॉमन गाड़ी दिख जाएगी तो ये हमें अलर्ट दे देगा और इस तरह से हम खूनी को पकड़ सकते हैं। अनवर यहाँ कॉफी पी रहा था। वो इस हैकर से बात करते हुए अपने कॉफी के मग को उस इंसाफ की मूर्ति के पास रख देता है। कॉफी की गर्म भाप की वजह से उसको उस मूर्ति की कमर पे SK लिखा हुआ दिख जाता है। हैकर चेक करने पे बताता है कि इसमें लीड कार्बोनेट का यूज किया गया है और उसे तांबे के साथ मिक्स कर ये मूर्ति बनाई गई है। इसीलिए गर्म भाप के कांटेक्ट में आकर इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया और हमें SK लिखा हुआ दिख गया। अभी तक तो वो खूनी पुलिस से 2 कदम आगे था, लेकिन ये पहली बार था कि पुलिस को कोई सबूत मिला हो। अब पुलिस इस मूर्ति बनाने वाले के पास पहुंच जाती है। ये शिल्पकार इसे बताता है कि 2 बंदे आए थे और मुझे ऐसी 5 मूर्तियां बनाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए ऐसी मूर्तियां बनाने के लिए, लेकिन बदले में वो मेरी आंखें ले गए। यानी कि उन लोगों ने शिल्पकार को अंधा कर दिया था ताकि वो आगे इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। और हम देखते हैं कि जो लड़की थाने गई थी वो उसी शिल्पकार की बेटी थी। ये लड़की थाने तो गई थी, तभी इसे खूनी का कॉल आया जिससे ये डर के वापस आ जाती हैं। तो दोस्तों 5 ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं और अभी तक 3 मर्डर हुए हैं, यानी कि 2 मर्डर और होने बाकी हैं। और जितने भी मर्डर हुए सब पुलिस वाले थे। फिर हम देखते हैं एक पुलिस वाला जिसका नाम शरद है, उसे भी कातिल उसी के घर से उठा लेता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है। शरद बाकी पुलिस वालों की तरह आसानी से नहीं जाता। वो यहाँ वॉल्फमैन से फाइट करता है, पर आखिरकार ये खूनी इसे ले जाता है और अगले दिन शरद की लाश मेट्रो में मिलती है, लेकिन उसका हुलिया बदल दिया गया था। CCTV चेक करने में पता चलता है कि कोई लड़की शरद को मेट्रो में लेकर गई और उसे वहीं छोड़ दिया। शरद के घर तलाशी लेने पर उन्हें वहाँ एक स्पिनर मिलता है। पुलिस को लगता है कि ये जरूर खूनी का ही होगा, क्योंकि 4 मर्डर हो गए थे और पुलिस तो अभी खूनी के क्लोज भी नहीं पहुंची थी। इसीलिए ये केस अब उन लोगों से छीन के एक स्पेशल टीम को दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि शरद के खून में नींद की दवाई के साथ एक BP की दवाई भी मिली है।
एक पुलिस वाला अनवर को भी ये बात बता देता है। अनवर को ये सुन थोड़ा अजीब लगता है। अब वो लैपटॉप पे सर्च करता है कि जिस नाम की दवाई सभी पुलिस वालों पे यूज की गई उसे और किस काम में लिया जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये दवाई हिप्नोसिस के लिए भी यूज की जाती है। ये बात अनवर डीसीपी को भी बताता है और यहाँ पे खुलता है एक राज। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक वैन खड़ी होती है और सबके सामने एक वॉल्फ का मास्क पहने बंदा आता है, जिसे देख पुलिस वाले डर जाते हैं और पीछे देखते हैं। एक्चुअली उनके पीछे एक और बंदा आता है जो नींद की दवाई इंजेक्शन के जरिए उनके शरीर में छोड़ देता है। फिर उनके सामने एक लाइट को जलाया जाता है जिससे वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और इसी तरह से इन्होंने सभी पुलिस वालों को किडनैप किया था। लेकिन शरद ने तो फाइट बैक किया था, मतलब उस पर इस नींद की गोली और लाइट का असर नहीं हुआ क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही बीपी की दवाई ली थी और उस बीपी की दवाई की वजह से ये नींद की दवाई शरद पे तुरंत काम नहीं करती। डीसीपी कहती हैं कि ये बात जान के भी हम उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि शहर में हजारों लोग हिप्नोटिज्म को जानते होंगे और हम किस किस को पकड़ेंगे। तभी अनवर को उस स्पिनर के बारे में याद आता है जो उसे शरद के घर से मिला था। एक्चुअली अनवर ने कई साल पहले एक अखबार में देखा था कि एक मुजरिम को जब पुलिस ने अरेस्ट किया था तो वो खुशी से अपने हाथ में एक स्पिनर पकड़ के पोज दे रहा था। अब अनवर इसके बारे में डिटेल निकालता है। तब इसे पता चलता है कि इस बंदे का नाम साइबन मंजूरन है जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है और वो यूके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके इंडिया वापस आया था। इंडिया आने के बाद वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम कंप्यूटर के साथ ही बिताता था। लेकिन एक दिन उसके पापा ने देखा कि साइमन डार्क वेब में लोगों को टॉर्चर करने की वीडियोस देख रहा है। उन्होंने साइमन को ये सब देखने से मना किया, उसे काफ़ी समझाया भी। लेकिन कुछ दिन बाद उसके माता पिता कहीं नजर नहीं आते। पड़ोसी ने पुलिस में कंप्लेन की, तब जाकर पता चलता है कि साइमन ने अपने माता पिता को मार उन्हें फ्रीज में रख दिया। डाटाबेस में अभी ये दिखा रहे हैं कि इसे किसी जेल में रखा गया था, स्पेशल सेल में, लेकिन कुछ साल पहले उस जेल में आग लगने की वजह से ये वहाँ मारा गया। अनवर को लगता है कि साइमन अभी भी जिंदा है और अनवर ये बात स्पेशल टीम के हेड को भी बताता है और उन्हें साइमन के बारे में पता करने को कहता है। अनवर ये फोटो उस हैकर को भी दिखाता है। वो बंदा देखते ही पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो शरद को मेट्रो में छोड़ के गई थी, यानी कि साइमन लड़की के बेस में मेट्रो में गया था। ये बात भी अनवर स्पेशल सेल के हेड को बताता है, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ साइमन जिंदा था, लेकिन कुछ समय पहले। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों पहले साइमन और अरविंद ने एक दूसरे को गोली मार के सुसाइड कर लिया और एक लेटर भी छोड़ा जिसमें लिखा था कि अब इस मौत के खेल में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि पुलिस वाले हमको पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम दोनों ने ये सोचा कि इस खेल को यहीं खत्म कर देते हैं। पुलिस वाले इस केस को क्लोज कर देते हैं और मीडिया को भी ये बताते हैं कि कातिल मारा गया, पर अनवर को अभी भी लगता है कि ये केस अधूरा है। तभी अनवर को उस शिल्पकार का कॉल आता है। जब अनवर उसके पास जाता है तो वो बताते हैं कि कल एक बंदा आया था जो एक और इंसाफ की मूर्ति लेकर गया, पर इस बार उस बंदे का चेहरा चुपके से मेरी बेटी ने देख लिया और वो उसके चेहरे का स्केच बना चुकी हैं। अनवर उस स्केच को देख शॉक हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इनकी बुक पढ़ाई जाती हैं। इनका नाम डॉक्टर बेंजामिन लुइस हैं। अब अनवर इनके गांव में जाता है। उस गांव में उसे पता चलता है कि बेंजामिन, उसके पापा और उसकी छोटी बहन तीनों हंसी खुशी अपने घर में रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन उनकी बेटी की तबीयत खराब होने से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तब इन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। बहुत पूछने पे इसकी बहन बताती हैं कि ये काम उनके चर्च के फादर का है। उनके गांव के जो फादर हैं उनको सभी लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बाहर से बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा वो दिखाते हैं। अब बेंजामिन के पापा फादर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, पहले हम जांच करेंगे फिर हम रिपोर्ट लिखेंगे। और ये पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि एसीपी अनिल था जो उस टाइम इंस्पेक्टर था। फिर एसीपी अनिल फादर के पास जाता है और उनका केस रजिस्टर नहीं करने के लिए उनसे बहुत सारे पैसे लेता है। फिर वो बेंजामिन के घर जाकर उसके पापा को मारता है, उनसे झूठा स्टेटमेंट लिखवाता है कि तुमने ही अपनी बेटी का रेप किया और तुमने ही उसे प्रेग्नेंट किया। वो उसे धमकाता भी है और अपने बच्चों की जान के खातिर बेंजामिन के पिता ये मान भी जाते हैं। फिर उनको पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। ये सब कुछ बेंजामिन और उसकी बहन की आंखों के सामने होता है। कुछ दिनों बाद बेंजामिन के पिता थाने में ही सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो ये अपमान सह नहीं पाते। दोस्तों, चौथा खून जिसका हुआ था शरद का, वो और एसीपी अनिल दोनों की एक ही थाने में पोस्टिंग थी, यानी कि वो दोनों उस टाइम फादर के अगेंस्ट कंप्लेन लिख लेते तो आज बेंजामिन के पापा जिंदा होते और शायद जिन पुलिस वालों का मर्डर हुआ वो भी नहीं होता।
बेंजामिन की बहन को दिल्ली की एक स्कूल में भेज दिया जाता है और बेंजामिन 12th के बाद गांव के कुछ भले लोगों की वजह से अमेरिका पढ़ने चला जाता है। ये सब जानने के बाद अनवर अनिल को कॉल कर बताता है कि कई साल पहले तुमने जो गलत काम किया था आज उसी की वजह से ये सब हो रहा है और इतने सारे पुलिस वाले मारे गए। फिर अनिल अनवर को एक जगह मिलने बुलाता है, लेकिन अनवर के वहाँ पहुँचने से पहले ही बेंजामिन अनिल को किडनैप कर ले जाता है। अनवर जब यहाँ आकर देखता है तो उसे अनिल कहीं नहीं दिखता, लेकिन पास ही में एक कपल का वेडिंग फोटोशूट ड्रोन कैमरा से हो रहा था। अनवर उस ड्रोन कैमरा का फुटेज हैकर को भेजता है। जब ये उस फुटेज को देखता है तो वहाँ उसे एक वैन नजर आती है जिसके साइड में हैमस्टर लिखा होता है और उसने जो डेटाबेस बनाया था उसमें भी वो वैन डिटेक्ट होती है। शरद के मर्डर के टाइम भी ये वैन उस लोकेशन पे थी। हैकर इसके ओनर का नाम और इस वैन की लोकेशन अनवर को भेज देता है। अनवर कुछ पुलिस वालों को लेकर वैन की लोकेशन पे पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि बेंजामिन ने अनिल के हाथ पैर को बांध के वहाँ पे रखा है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ अनवर आ जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। इस मार धाड़ में बेंजामिन अनवर के ऊपर हावी हो जाता है। वो अनवर को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से डीसीपी कैथरीन आकर बेंजामिन के सर पे हमला कर उसे बेहोश कर देती है। ऐसे बेंजामिन को अरेस्ट किया जाता है और अनिल को बचा लिया जाता है। अब जब बेंजामिन से पूछताछ होती है तो वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन के साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ उसे ये मीडिया वाले मिर्च मसाला लगा के बताएं। ये उसका निजी बदला था और वो इसे मीडिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि बेंजामिन को कोर्ट ले जाने वाली गाड़ी कोर्ट जाने के बजाय एक सुनसान जगह पे जाती है जहाँ बेंजामिन का एनकाउंटर कर दिया जाता है। तभी अनवर को ये याद आता है कि बेंजामिन की बहन का क्या हुआ। वो ये बात बताने के लिए अनिल को कॉल करता है, लेकिन अनिल उसका कॉल अटेंड नहीं करता। तो अनवर अनिल के घर के लिए निकलता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की अनिल के घर जाती है और उसका डोरबेल बजाती है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हम अनवर को देखते हैं, वो उस फ्लैट में पहुंच जाता है जहां अनिल रहता है। ऊपर जाते टाइम अनवर और वो लड़की एक दूसरे के सामने से क्रॉस करते हैं। अनवर जैसे ही अनिल के रूम में जाता है वो देखता है कि अनिल वहाँ पे मरा पड़ा है। दोस्तों ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन की बहन ही थी। अनिल की लापरवाही की वजह से बचपन में इन्होंने अपने पिता को खोया था और आज इनका बदला पूरा हुआ। उस फादर को इन्होंने मारा है या नहीं ये इस मूवी में हमें क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन जब ये पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ के मार सकते हैं तो फादर को तो इन्होंने कब का मार दिया होगा। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी भी यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। और साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे चैनल की थोड़ी रीच बढ़े। और मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।